स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग यूपी लोअर पीसीएस में जो यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन आने हैं उसमें नदी तंत्र से रिलेटेड 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है और किस जिले में किस जिले से बाहर यानी निकास जाती है, यानी बिहार में प्रवेश कर जाती है किस जिले से। सहारनपुर और बलिया दिया हुआ है, बिजनौर और बलिया, बिजनौर और गाजीपुर, मुजफ्फरनगर और चंदौली। तो देखिए गंगा नदी जो है ना ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से। और बाहर कहाँ से निकल जाती है? बलिया से। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। तो बलिया से ये बिहार में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और पूछा जा सकता है कि गंगा नदी की लंबाई उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितना है? 1450 किलोमीटर। ठीक है। कहाँ कितना है? 1450। अच्छा, गंगा नदी टोटल कितनी बहती है? 2525, यानी 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है, जिसमें से 1450 किलोमीटर केवल उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो विकल्प इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, यानी गंगा नदी बिजनौर में प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है, जो राज्यों में सर्वाधिक बहने वाली नदी बनाती है? 1000 किलोमीटर, 1140 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर या 900 किलोमीटर। तो हमने अभी आपको बताया कि गंगा नदी की कुल लंबाई अगर आपसे पूछेगा तो गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। ठीक है। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बहती है ये भी पूछा जा सकता है। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है? 28 जिलों में बहती है। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में बहती कितना है? 1450 किलोमीटर। तो कौन सा गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 28 जिलों में बहती है। ठीक है। अच्छा, टोटल कितना बहती है? 2525। ये भारत की बात कर रहा है ना, 2525 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2525 किलोमीटर बहती है टोटल, और 28 जिलों से बहती है। तो टोटल कितने बहती है उत्तर प्रदेश में? अपने अपने उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर की तरफ। 3 नंबर आपसे कह रहा है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है, यानी यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? बिजनौर से, सहारनपुर से, मथुरा से या बागपत से। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? अच्छा, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से निकलती। अच्छा, उसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि गंगा नदी जब देवप्रयाग में भागीरथी और भैलांगना आपस में मिलती है ना देवप्रयाग में, तब इसका नाम गंगा पड़ता है। उसके पहले इसका नाम भागीरथी होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी बंदर पूंछ ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? यानी बंदर पूंछ ग्लेशियर से। उस हिमनद का क्या नाम है? यमुनोत्री बोलते हैं ना, तो यमुनोत्री हिमनद के बंदर पूंछ ग्लेशियर से ये निकलती है। ठीक। अब कहाँ से प्रवेश करती है पूछ रहा था आपसे? बिजनौर से, सहारनपुर से, मथुरा से या बागपत से। तो ये सहारनपुर से प्रवेश करती है। अच्छा, गंगा नदी में मिलती कहाँ? यमुना नदी कहाँ मिलती है? यमुना नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? यानी यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। तो प्रयागराज में, जो इलाहाबाद था ना, प्रयागराज में गंगा नदी से यमुना नदी मिल जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, सबसे बड़ी सहायक पूछेगा तो कौन सी है? यमुना नदी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का त्रिवेणी संगम होता है? वाराणसी में, गढ़मुक्तेश्वर में, प्रयागराज में या कन्नौज में। तो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का त्रिवेणी संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में। प्रयागराज में ही तो कुंभ लगता है। अच्छा, कुंभ कहाँ लगता है? किन स्थानों पे कुंभ लगता है? 4 स्थानों पे कुंभ लगता है। कुंभ लगता कब है? हर 12 हमेशा 12 वर्ष पे महाकुंभ का आयोजन होता है और 6 वर्ष पे अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। तो ये कहाँ लगता है? ये प्रयागराज में लगता है। ठीक। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती। जब किला वाला चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे ना, अगर वो इलाहाबाद का किला जो अकबर ने बनवाया था, उसी में अदृश्य सरस्वती जी का कूप है, यानी वही सरस्वती कूप में सरस्वती जी वहीं से अदृश्य है, वही दिखाई पड़ती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? चंबल, केन, बेतवा, रामगंगा। तो ये जो चंबल है ना, ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक।
चंबल कहाँ आके मिली है, और जो एक केन है, बेतवा है, ये तीनों यमुना नदी की सहायक है। लेकिन जो ये राम गंगा नदी है ना, ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? डी विकल्प, यानी ये गंगा नदी की सहायक नदी है। अच्छा, ये कहाँ मिलती है? कन्नौज में। गंगा नदी से कहाँ मिलती है? ये कन्नौज में मिलती है, तो ध्यान रखेंगे इसको। बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर आपसे कह रहा है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में जाकर गंगा नदी में विलीन हो जाती है? वाराणसी में, मिर्जापुर में, प्रयागराज में या कौशाम्बी में। तो हमने बताया आपको कि संगम आपको कहाँ देखने को मिलता है? प्रयागराज में। यमुना नदी गंगा नदी में प्रयागराज में जाके मिल जाती है, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का, यानी निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित नहीं है? आगरा, मथुरा, इटावा या कन्नौज। तो देखिए, कन्नौज किसके तट पे है? कन्नौज नदी किसके तट पे? कन्नौज राम गंगा नदी के तट पे, गंगा नदी के तट पर है। क्योंकि राम गंगा नदी कहाँ मिल रही थी? अभी आगे क्वेश्चन था, कन्नौज में जाके मिल रही थी ना गंगा नदी से। बाकी आगरा यमुना नदी के तट पर है, मथुरा यमुना नदी के तट पर है, इटावा यमुना नदी के तट पर है। बाकी जो कन्नौज दिया हुआ है, ये राम गंगा नदी के तट पर है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, यानी कन्नौज किस नदी के तट पे है? राम गंगा नदी के तट पर। ध्यान रखेंगे। बाकी मथुरा हुआ, इटावा हुआ, कौशाम्बी हुआ, बटेश्वर हुआ, कालपी, कालपी मतलब जालौन, डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? जालौन। ये सब यमुना नदी के तट पे स्थित है। 8 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी से राम गंगा नदी का संगम होता है? कन्नौज, फतेहगढ़ यानी इसी को फर्रुखाबाद बोलते हैं, कानपुर या गाजीपुर। तो कानपुर किस नदी के तट पर है? गंगा नदी के तट पर। लेकिन जो कन्नौज है ना, यहीं पे राम गंगा नदी मतलब जाके मिल जाती है। बिजनौर जिले से यूपी। अच्छा, गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर जिले से, ये ध्यान रखेंगे। और कन्नौज में राम गंगा नदी उसमें मिल जाती है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि कौन बाएं से मिलता है, कौन दाएं से मिलता है। तो राम गंगा नदी बाएं से आके मिलती है, गंगा नदी में बाएं से आके मिलती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर आपसे कह रहा है कि भागीरथी और अलकनंदा नदियां कहाँ मिलकर गंगा नाम से पाती हैं, जिसके बाद यह मैदानी भागों में हरिद्वार से प्रवेश करती है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग या विष्णुप्रयाग। तो देखिए, देवप्रयाग में गंगा और भागीरथी और अलकनंदा का जब संगम होता है, तब इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है देवप्रयाग से। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, देवप्रयाग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर की तरफ। 10 नंबर आपसे कह रहा है कि गंगा नदी के तट पर स्थित उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या और औद्योगिक दृष्टि से कौन सा है? वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, पटना। देखिए, हमने आपको बताया था कि इलाहाबाद जनसंख्या की दृष्टि से इलाहाबाद सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा जिला बताया था। लेकिन इसमें आपके औद्योगिक क्षेत्र भी जोड़ दिया। तो औद्योगिक दृष्टि से सबसे बड़ा शहर जो गंगा नदी के तट पर है, कौन सा हो जाएगा? कानपुर। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी विकल्प। अच्छा, कानपुर गंगा नदी के किस तट पर है? दाएं तट पर है। ये भी साथ साथ ध्यान रखते चलेंगे, दाएं तट पर कानपुर शहर स्थित है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर की तरफ। 11 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंबल नदी यमुना नदी से आकर मिलती है? हमीरपुर, इटावा, जालौन या बांदा। तो देखिए, इटावा गंगा नदी में, जो चंबल नदी है ना यमुना नदी में, चंबल नदी यमुना नदी में इटावा आके मिलती है। इटावा के मुरादगंज के पास। कहाँ मिलती है? इटावा के मुरादगंज के पास। अच्छा, चंबल नदी किसके लिए फेमस है? चंबल नदी बीहड़ों के लिए फेमस है। ये बीहड़ बनाती है। बीहड़ मतलब जब नदियां तेज धार के साथ बहती हैं, तो अपने साथ वो मतलब पहाड़ों में छोटे छोटे छिद्र यानी गड्ढे बना देती, उन्हीं को बीहड़ बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, चंबल नदी में मगरमच्छ पाए जाते हैं। घड़ियालों का संरक्षण चंबल नदी में किया गया है। तो चंबल नदी यमुना में कहाँ से कहाँ आकर मिलती है? इटावा के पास। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 आपसे कह रहा है कि बेतवा नदी, इसी को बेतरवती भी बोलते हैं। बेतवा नदी का एक नाम क्या है? बेतरवती। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी से आकर मिलती है? बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर या चित्रकूट। तो बेतवा नदी जो है ना, देखो वो चंबल नदी कहाँ मिल रही थी? इटावा में। बेतवा नदी कहाँ आपको मिलेगी?
बेतवा नदी हमीरपुर में मिलेगी। और एक और इसकी बहुत प्रसिद्ध सहायक नदी है केन नदी। तो केन नदी कहाँ के मिलेगी? केन नदी जाके मिलेगी ये बांदा में। तो तीनों ध्यान रखना, केन नदी बांदा में, बेतवा नदी हमीरपुर में और चंबल नदी इटावा में। ठीक है, तो आपसे बेतवा नदी वाला पूछा था, तो बेतवा नदी हमीरपुर में, ध्यान रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है केन नदी। केन नदी या कर्णावती नदी का यमुना नदी में संगम उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? बांदा में, हमीरपुर में, प्रयागराज में या महोबा में? तो हमने बताया आपको चंबल नदी इटावा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चंबल नदी इटावा में, बेतवा नदी हमीरपुर में और केन नदी बांदा में मिलती है। कहाँ मिलती है? बांदा में। तो विकल्प कौन सा से हो जाएगा? ये विकल्प बांदा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर की तरफ। 14 नंबर आपसे कह रहा है कि माता तीला बांध और राजघाट बांध उत्तर प्रदेश की किस नदी पर निर्मित है? चंबल नदी पर, बेतवा नदी पर, केन नदी पर या टोंस नदी पर? तो किस नदी पर है ये बेतवा नदी पर है। माता तीला बांध और राजघाट बांध आपको कहा, अच्छा ये किस जिले में है ये भी पूछा जा सकता है। तो जिले में ध्यान रखना है ललितपुर। किस जिले में है ये? ललितपुर जिले में। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं 15 नंबर की तरफ। 15 नंबर आपसे कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी यानी नेशनल रिवर का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? 2005 में, 2008 में, 2010 में या 2012 में? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया आपसे पूछा, तो ये दिया गया है 2008 में। ठीक है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये राष्ट्रीय नदी है। 16 नंबर आपसे कह रहा है कि घाघरा नदी जिसको सरयू भी बोलते हैं ना, तो योगी जी ने कहा इसका पूरा नाम उत्तर प्रदेश में सरयू ही किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? बहराइच से, लखीमपुर खीरी से, पीलीभीत से या श्रावस्ती से? तो घाघरा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? खीरी लखीमपुर से। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला भी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये निकलती कहाँ से? तिब्बत में एक मापचा चुंगो, क्या नाम है उसका? मापचा चुंगो ग्लेशियर से ये निकलती है घाघरा नदी। ठीक है, नेपाल होते हुए उत्तर प्रदेश में आके बहती है। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर की तरफ। 17 नंबर आपसे कह रहा है कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है जिसे रामायण काल में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है? गंगा, यमुना, सरयू या गोमती? तो देखिए अयोध्या एक धार्मिक नगरी है। ठीक है, ये घाघरा जिसका सरयू नाम है ना, सरयू नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, सरयू नदी के दाएं तट पर स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। सरयू नदी के दाएं तट पर ये स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, 2020 में इसका नाम घाघरा हटा के सरयू ही कर दिया गया है। योगी जी ने इसका नाम ही अब सरयू कर दिया। 18 नंबर आपसे कह रहा है कि शारदा नदी जिसे काली नदी भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? लखीमपुर खीरी से, पीलीभीत से, बहराइच से या बरेली से? तो काली नदी या शारदा नदी जिसको बोलते हैं ना, ये नेपाल यानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से निकल कर आती है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच ये प्राकृतिक सीमा भी बनाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। काली नदी जो है ना, ये भारत और नेपाल के बीच एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण भी करती है। तो ये पीलीभीत से, किस जिले से? पीलीभीत जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 19 नंबर आपसे कह रहा है कि शारदा नदी और घाघरा नदी का संगम उत्तर प्रदेश के किस स्थान यानी जिले में होता है? तो देखिए शारदा नदी, इसी को काली नदी भी बोलते हैं, ये घाघरा जाके मिल जाती है। ठीक है, तो घाघरा में कहाँ मिलती है? बरहाट यानी देवरिया में, बहराइच में, बहराम घाट, बाराबंकी, गोंडा? तो ये बाराबंकी में शारदा नदी जो है ना, वो घाघरा नदी से बाराबंकी में मिलती है। तो विकल्प कौन सा से हो जाएगा? सी विकल्प, बहराम घाट यानी बाराबंकी। ठीक है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं 20 नंबर की तरफ। 20 नंबर आपसे कह रहा है कि गोरखपुर शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? घाघरा, राप्ती, गोमती या गंडक? तो देखिए गोरखपुर, बलरामपुर, ये सब राप्ती नदी के तट पर है। किसके तट पर है? राप्ती नदी के तट पर है। गोरखपुर के लिए राप्ती नदी को गोरखपुर का स्रोत भी कहते हैं, क्योंकि ये बाढ़ लाती है। बलरामपुर हुआ, सिद्धार्थनगर हुआ, ये सब राप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 21 नंबर कह रहा है कि राप्ती नदी और घाघरा नदी का संगम उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? गोरखपुर, देवरिया, बलिया या मऊ? तो किस जगह पे होता है?
ये होता है देवरिया में। राप्ती नदी जो है ना वो घाघरा नदी से देवरिया में मिलती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, यानी देवरिया के बरहज में। कहाँ मिलता है? देवरिया के बरहज नामक स्थान पर ये घाघरा नदी में मिल जाती है। बढ़ते हैं 22 नंबर की तरफ। 22 नंबर आपसे कह रहा है कि नेपाल से आने वाली गंडक नदी उत्तर प्रदेश के किन जिलों की सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है? गंडक नदी के बारे में पूछ रहा है ना। अच्छा, दो नदी है, गंडक एक बूढ़ी गंडक, दोनों को अलग अलग मान के चलना है। कुशीनगर और महराजगंज, गोरखपुर और देवरिया, बलिया और गाजीपुर, श्रावस्ती और बहराइच। तो गंडक नदी कहाँ सीमा बनाती है? गंडक नदी कुशीनगर और महाराजगंज, यानी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिले की सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। अच्छा, ये यूपी और बिहार में भी सीमा का निर्धारण करती है ये जो गंडक नदी है। ठीक, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? कुशीनगर और महाराजगंज, इन दो जिलों की यह सीमा बनाती है। 23 नंबर आपसे करा कि रोहिणी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की मुख्य सहायक नदी है जो गोरखपुर के समीप उससे मिलती है? घाघरा, राप्ती, गंडक या बूढ़ी गंडक। तो गोरखपुर किस नदी किनारे बसा है? राप्ती नदी के किनारे। तो रोहिणी नदी जो है ना ये राप्ती नदी की सहायक है। इसकी सहायक नदी है राप्ती नदी। अच्छा, रोहिणी नदी फेमस क्यों है? क्योंकि रोहिणी नदी जो है ना ये गौतम बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, ये गौतम बुद्ध से, मतलब ये जो शाक्य और कोलीय राजवंश था ना, शाक्य वंश के कौन थे? गौतम बुद्ध थे। कोलीय राजवंश की उनकी, तो ये इन दोनों के बीच, दोनों राज्यों के बीच जल विवाद था इसमें रोहिणी नदी को लेकर, इसलिए ये काफी फेमस नदी है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट भी हो जाती है क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा, राप्ती नदी की सहायक। रोहिणी नदी किसकी सहायक नदी है? राप्ती की। 24 नंबर आपसे कह रहा है कि घाघरा नदी उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है? घाघरा नदी मतलब बिहार में कहाँ मिलती है? हाजीपुर में, छपरा में, भागलपुर या पटना। तो ये छपरा में। ठीक, घाघरा नदी जो है ना ये छपरा में जाके मिल जाती है। ठीक है, किससे मिल जाती है? गंगा नदी से। अच्छा, छपरा मतलब ध्यान रखेंगे, बिहार का जो छपरा है ना इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया है? चलिए बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर की तरफ। 25 नंबर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल के धौलागिरी श्रेणी से निकलती है और उसे नारायणी और शालिग्रामी नदी भी कहा जाता है? राप्ती, गंडक, घाघरा या शारदा। तो देखिए, नारायणी नदी किसे बोलते हैं? गंडक नदी को। इसी में से शालिग्राम भगवान जो हम लोगों के यहाँ पूजनीय है ना, शालिग्राम भगवान जिनका भोग लगता है, आप जब सत्यनारायण व्रत भगवान की कथा सुनते हैं तो वहां पे देखे होंगे शालिग्राम भगवान। तो किस नदी से प्राप्त होते हैं? तो वो गंडक नदी से प्राप्त होते हैं। किस नदी से? गंडक नदी से। ठीक, इसको नारायणी नदी या शालिग्रामी नदी भी बोलते हैं। तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 26 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली शारदा नहर का उद्गम किस नदी से होता है? गंगा नदी से, यमुना नदी से, शारदा नदी से या घाघरा नदी से। तो सबसे पहले इसमें आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? शारदा नहर प्रणाली। तो इसका उद्गम कहां से होगा? शारदा नदी से। कहां से होगा? शारदा नदी से, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। 27 नंबर आपसे कह रहा है कि हिंडन नदी जो यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस जिले की शिवालिक श्रेणी से होता है? तो सबसे पहले ये बताएं कि हिंडन नदी कहाँ बहती है? हिंडन नदी बहती है गाजियाबाद से। जो गाजियाबाद का एयरपोर्ट है ना, हिंडन एयरपोर्ट, तो उसी नदी के तट पर स्थित है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये मतलब कहाँ से निकलती है? सहारनपुर से, शामली से, बिजनौर से या मुजफ्फरपुर नगर। तो हिंडन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सहारनपुर जिले की शिवालिक पहाड़ी से। कहाँ से होता है? सहारनपुर जिले से। ठीक, अच्छा, ये गौतम बुद्ध नगर के पास यमुना से मिल जाती है। कहाँ मिलती है? गौतम बुद्ध नगर में यमुना से मिल जाती है, जिसको नोएडा बोलते हैं ना, नोएडा में जाके यमुना से मिल जाती है। ठीक, तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, हिंडन नदी सहारनपुर से निकलती है। और मिलती कहाँ है यमुना में? यमुना में ये गौतम बुद्ध नगर में जाके मिल जाती है। फिर आपसे 28 नंबर कह रहा है कि गाजियाबाद और नोएडा शहर किस नदी के किनारे बसे हैं जो वर्तमान में अत्याधिक प्रदूषित नदियों में से एक है? यमुना, हिंडन, काली नदी, गोमती नदी। तो हमने अभी आपको बताया कि गाजियाबाद किस नदी के किनारे बसा है? हिंडन नदी के किनारे। अच्छा, ये सबसे भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है, क्योंकि जो ये देखिए गाजियाबाद हुआ औद्योगिक क्षेत्र, तो वहां से निकलने वाले कचरे जो है ना वो सीधे हिंडन नदी में गिरा दिए जा रहे हैं, इसलिए ये सबसे प्रदूषित नदी है। तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा।
गाजियाबाद और नोएडा किस नदी के तट पर बसे हैं? हिंडन नदी के तट पर बसे हैं। 29 नंबर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी नहीं है? शारदा, राप्ती, छोटी गंडक या सई नदी। तो सई नदी प्रतापगढ़ में बहती है, ये गोमती की सहायक नदी है। आपसे पूछ रहा है घाघरा की सहायक नदी नहीं है, तो बाकी शारदा घाघरा मिलती है, राप्ती ये भी घाघरा सहायक नदी है, वहां गोरखपुर में मिल जाती है ना उससे घाघरा से, छोटी गंडक ये भी है, और बाकी कुआनो वानो यही सब नदियां जो है घाघरा की सहायक नदी। लेकिन जो सई नदी दिया है ना, सई नदी जो दिया है ये गोमती नदी की सहायक नदी है। सई नदी बहती कहाँ? सई नदी प्रतापगढ़ जिले में बहती है। कहाँ बहती है? प्रतापगढ़ जिले में। बढ़ते हैं 30 नंबर की तरफ। 30 नंबर आपसे कह रहा है कि घाघरा नदी को पर्वतीय क्षेत्रों में यानी नेपाल में आपसे पूछ रहा है किस नाम से जाना जाता है? नारायणी, कराली, महाकाली या राप्ती। तो घाघरा नदी को नेपाल में कराली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कराली के। ठीक है, और तो विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी विकल्प। अच्छा, नारायणी या शालिग्राम नदी किसको बोलते हैं? काली नदी को। ठीक है, शारदा नदी को नारायणी या शालिग्रामी नदी बोलते हैं। नहीं, गंडक नदी को बोलते हैं। नारायणी या शालिग्रामी नदी किसको बोलते हैं? गंडक नदी। और घाघरा नदी को कराली नदी बोलते हैं। ध्यान रखना है, कंफ्यूजन हो गई थी। गंडक नदी को ही नारायणी नदी और शालिग्राम नदी बोलते हैं। 31 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की वह कौन सी प्रमुख नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग यानी मैदानी झील से होता है, न कि किसी हिन्नत से यानी ग्लेशियर से? रामगंगा, गोमती, चंबल, बेतवा। तो देखिए बेतवा, चंबल ये सब नहीं, जो गोमती नदी भी है ना ये पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? फुलहर झील। अच्छा, उसी फुलहर झील का नाम गोमत ताल भी है। ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको? गोमत ताल। तो ये मैदानी भागों से निकलती है, और ये लखनऊ, जौनपुर हुआ, लखनऊ हुआ, ये सब गोमती नदी के किनारे बसे हैं। ठीक, ये पूर्णतः मैदानी नदी है, तो ध्यान रखना है इसको। फिर 32 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और जौनपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा के, घाघरा के, गोमती के या सई के? तो सई नदी चूंकि इंपॉर्टेंट है, एक बार परीक्षा में पूछी गई, इसलिए सई नदी का मैं बार बार जिक्र कर दे रहा हूँ। सई नदी प्रतापगढ़ जिले में बहती है, और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है और जौनपुर है ना, ये गोमती नदी के तट पर बसा है। किस पर? गोमती नदी। बाकी गंगा वाला तो आपको पता होगा, वाराणसी हुआ, इलाहाबाद हुआ, कानपुर हुआ, बिजनौर हुआ, ये सब गंगा नदी के तट पर बसे हैं। गंगा नदी 28 जिलों से होकर बहती है, ध्यान रखना है। 35 नंबर आपसे कह रहा है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोमती नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है? वाराणसी में, गाजीपुर में, बलिया में या प्रयागराज में? तो गोमती नदी जो है ना ये पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। ठीक, और गाजीपुर में जाके गंगा से मिल जाती है। विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। गोमती नदी निकलती है पीलीभीत से, पीलीभीत के फुलहर झील से, और बाकी ये जाके वहां गाजीपुर में जाके गंगा से मिल जाती है। गाजीपुर के कैथी नामक, कई बार पूछा गया है ना, कैथी नामक स्थान पे जाके ये मिलती है। ठीक है, उस स्थान का भी नाम ध्यान रखना है। कैथी नामक स्थान पे जाके गंगा नदी से मिल जाती है। बढ़ते हैं 34 नंबर की तरफ। 34 नंबर कह रहा है कि सई नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोमती नदी से आकर मिलती है? सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली। तो देखिए प्रतापगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे स्थित है। सई नदी मिलती कहाँ है गोमती नदी से? जौनपुर में। जौनपुर में सई नदी गोमती नदी से जाके मिल जाती है, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। 35 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग यानी सोनभद्र की बात कर रहा है ना, सोनभद्र से होकर बहने वाली सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जाना पाव पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से, कैमूर श्रेणी से या भारनेर श्रेणी से? तो देखिए ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यहाँ 3 नदियां निकलती है, नर्मदा, ताप्ती और सोन। 3 नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और सोन नदी। ताप्ती को तापी नदी ही बोलते हैं। जब आपको भारत की नदी वर्णन कराएंगे तब नर्मदा, ताप्ती इन सबको जरूर किया जाएगा, लेकिन क्योंकि यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश की नदियां देख रहे हैं तो इसलिए सोन नदी को। अच्छा, सोन नदी बिहार में जाके गंगा से मिलती है। कहाँ मिलती है? बिहार के पटना में ये गंगा से मिल जाती है। तो सोन नदी का उद्गम कहाँ से होगा? अमरकंटक की पहाड़ी से। विकल्प आपका भी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 36 नंबर की तरफ।
36 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोन की सहायक नदी पर स्थित रिहंद बांध के जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? राजघाट जलाशय, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय, माता तीला बांध या परीक्षा बांध। तो देखिए माता तीला बांध, राजघाट बांध ये सब बेतवा नदी पर है। कहाँ है? बेतवा नदी पर। ठीक है, तो ये गोविंद बल्लभ पंत सागर जो दिया है ना, ये रिहंद बांध, ये रिहंद नदी पर बनाया गया है। तो इसका नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। ठीक है, ध्यान रखना है। बाकी जो ये माता तीला बांध दिया है ये बेतवा नदी पर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 37 नंबर कह रहा है कि टोंस नदी, इसी को तमसा नदी भी बोलते हैं ना। तमसा नदी का आपको मतलब वैदिक युग में भी इसका नाम देखने को मिलेगा। तमसा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी से आकर मिलती है? प्रयागराज के सिरसा में, मिर्जापुर में, वाराणसी या गाजीपुर में। तो टोंस नदी जो ना ये मध्य प्रदेश के सतना से निकलती है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में आपको मैहर देवी का मंदिर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और प्रयागराज के सिरसा नामक स्थान पे गंगा नदी से आके मिल जाती है। तमसा नदी कहाँ मिलती है गंगा में? प्रयागराज। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये निकलती कहाँ से है? ये सतना जिला ना, मध्य प्रदेश का सतना जिला, जहाँ मैहर का नाम सुने है ना, मैहर देवी का मंदिर है वही ना, तो सतना जिले से निकलती है तमसा नदी और प्रयागराज में आके मिल जाती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर की तरफ। 38 नंबर आपसे कह रहा कि उत्तर प्रदेश की कर्मनासा नदी को लोक मान्यताओं में अपवित्र या विनाशकारी नदी माना जाता है। यह नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा रेखा बनाती है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो देखिए कर्मनासा नदी जो है ना, ये उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार में प्राकृतिक सीमा तय करती है। ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है ना कि इसमें स्नान करने से जो आप अच्छे कर्म किए हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक, तो ये बिहार में बहती है, उत्तर प्रदेश में भी बहती है ना, लेकिन ये बिहार में ज्यादा बहती है। तो ये यूपी और बिहार के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 39 नंबर की तरफ। 39 नंबर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के जाना ताव पहाड़ी यानी मऊ से निकलती है और राजस्थान यूपी की सीमा बनाते हुए बहती है? बेतवा, चंबल, केन, सिंध। तो ये कौन सी नदी हो जाएगी? ये नदी हो जाएगी चंबल नदी। चंबल नदी जाना ताव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो राजस्थान और यूपी के बीच सीमा बनाती है। चंबल नदी राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? बी विकल्प, चंबल नदी। 40 नंबर कह रहा है कि चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है जो इसके जल तंत्र को समृद्ध करती है? बनास, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल, सई, गरुई, कल्याणी, शारदा, राप्ती, रोहिणी। अच्छा, अब आप जब पढ़ेंगे जैसे उत्तरी कोयल कहाँ बहती है? बिहार में बहती है। ठीक, क्षिप्रा कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। तो आपको बताना चंबल नदी की। तो चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी? कन्हार हो जाएगी, रिहंद हो जाएगी। ठीक है, और कौन सी हो जाएगी? एक जो ये यांगन नदी दिया है ना, ये हो जाएगी। उत्तरी कोयल इसे बोलते हैं। तो विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? बी विकल्प, यानी रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल। ठीक है, ये सभी नदियां सोन नदी की सहायक नदी। ठीक, तो जब सोन नदी की पूछेगा तो रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल, क्योंकि सोन नदी ही ना बिहार में बहती है। हम आपसे क्या करें? उत्तरी कोयल कहाँ बहती है? बिहार में। तो ये किसकी सहायक नदी की? सोन नदी की। अब आपसे चंबल नदी, तो चंबल नदी जो है ना ये इटावा यहाँ सब बहती है ना, तो वहां बनास, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती जो दिया ये चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सई, गरुड़ी, कल्याणी ये गोमती नदी की सहायक नदी है। ठीक है, शारदा, राप्ती, रोहिणी ये गंडक नदी की सहायक, घाघरा नदी की सहायक नदी है। शारदा, राप्ती, रोहिणी से किसकी है? घाघरा नदी की। और बनास, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती ये किसकी है? ये आपको मिलेगी चंबल नदी की। रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल सोन नदी की। बढ़ते हैं 41 नंबर की तरफ। तेरा कन्हार और पांगन नदियां उत्तर प्रदेश के किस जिले में बहती है और किस नदी तंत्र का हिस्सा है? तो देखिए ये सोन नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी? अभी पिछले क्वेश्चन में बताया सोन नदी की सहायक नदी है। अच्छा, ये बहती किस जिले में? सोनभद्र, यानी बुंदेलखंड के सोनभद्र में ये बहती है। तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 42 नंबर आपसे कह रहा है कि हमीरपुर जिला किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा और रामगंगा, यमुना और बेतवा, यमुना और चंबल, घाघरा और राप्ती। तो हमीरपुर में कौन सी नदी मिली थी?
हमीरपुर में कौन सी नदी मिलती? इटावा में चंबल नदी मिली थी, हमीरपुर में बेतवा नदी मिलती, ध्यान है ना। तो यमुना और बेतवा, अभी बेतवा नदी यमुना जाके मिल रही थी किस जिले में? हमीरपुर में। तो किन नदियों के संगम पे हमीरपुर बसेगा? यमुना और बेतवा, यानी बेतवा नदी कहाँ मिलती है? यमुना नदी से हमीरपुर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चंबल नदी कहाँ मिलती है? इटावा में। सोन नदी कहाँ मिलती है? बांदा में। तो ये तीनों ध्यान रखना है। सोन बोल दिया है ना, केन बोलना चाहिए, केन नदी। सोन नदी तो बिहार में बहती है ना, बिहार में गंगा जाके मिलती है। केन नदी मिलती है बांदा में, हमीरपुर में मिलती है बेतवा, इटावा में मिलती है चंबल। 43 नंबर कह रहा है कि बांदा जिला किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा, केन, टोन, सिंध। तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि बेतवा में, वो बांदा जिला में कौन सी नदी जाके यमुना से मिलती है? केन नदी। तो केन नदी के तट पर ना ही स्थित होगा भाई, केन नदी मिल रही ना, तो केन तट पे स्थित होगा बांदा जिला ना। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, ये सगर पत्थरों के लिए फेमस है। बांदा जिला किसके लिए फेमस है? बांदा जिला अपने सगर पत्थरों के लिए फेमस है, ध्यान रखेंगे। सगर पत्थर खूबसूरती के लिए काम आते हैं। 44 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच पश्चिमी सीमा का निर्धारण करने वाली प्राकृतिक नदी कौन सी है? हिंडन नदी, यमुना नदी, गंगा नदी और चंबल नदी। हरियाणा के बीच कह रहा, पश्चिमी सीमा की बात कर रहा है, तो कौन सी नदी हो जाएगा? यमुना नदी। भाई हरियाणा में कौन सी नदी बहती है? हरियाणा और दिल्ली में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी विकल्प, ठीक है, ध्यान रखिए। 45 नंबर कह रहा कि वाराणसी काशी शहर किन दो नदियों के बीच स्थित होने के कारण वाराणसी नाम प्राप्त करता है? गंगा और गोमती, वरुणा और अस्सी, गंगा और सोन, यमुना और हिंडन। देखिए वाराणसी जो है वो गंगा नहीं, गंगा नदी के तो तट पर है, लेकिन वरुणा और अस्सी नदियों के बीच में स्थित है। कौन सी नदी के? वरुणा और अस्सी नदियों की। गंगा की सहायक है वरुणा और अस्सी, इसीलिए इसका नाम वाराणसी भी रखा गया है। तो ध्यान रखना है, वाराणसी किन नदियों के तट पर स्थित है? वरुणा और अस्सी नदियों के तट पर स्थित है, इसी का नाम, इसीलिए इसका नाम वाराणसी किया गया है, ठीक है। ये दोनों नदी गंगा पे जाके मिल जाती है, ठीक। उत्तर कौन सी? वाराणसी के उत्तर में कौन सी? वरुणा बहती है, और दक्षिण में अस्सी बहती है। तो इन दोनों के बीच में ही तो स्थित है वाराणसी, इसीलिए इसका नाम वाराणसी है। 46 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की नदियों की लंबाई के अनुसार घटता हुआ, यानी डिक्रीजिंग, सही क्रम। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा है, जाहिर सी बात है। उसके बाद यमुना है, उसके बाद घाघरा है, उसके बाद चंबल है, ठीक। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 1450। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, हाँ सही है ना, बढ़ते हैं हम लोग 47 नंबर की तरफ। 47 नंबर आपसे कह रहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना, यानी इंडिया फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से लाभान्वित होगा? पूर्वांचल, बुंदेलखंड, रोहेलखंड या अवध। तो केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड, पानी की कमी बुंदेलखंड में है ना, तो बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के खासकर बांदा हो गया, महोबा हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, इन जिलों में पेयजल की बड़ी समस्या है। उससे निजात के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत की गई है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है। बुंदेलखंड से मुख्य रूप से प्रभावित है, प्रभावित था बोलते लाभान्वित बोलेंगे, ठीक है, प्रभावित दुष्परिणाम निकलता है ना, लाभान्वित बोलेंगे। 48 नंबर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? एक तरफ नदी, दूसरे तरफ तटीय शहर। बिजनौर गंगा, सुल्तानपुर गोमती, प्रतापगढ़ सही, अयोध्या राप्ती। तो देखिए गंगा नदी के तट पर बिजनौर है, गोमती सुल्तानपुर नदी, सुल्तानपुर शहर गोमती नदी तट पर है, सुल्तानपुर हुआ, जौनपुर हुआ, लखनऊ हुआ, ये सब गोमती नदी। प्रतापगढ़ सही नदी के तट पर है, लेकिन जो ये अयोध्या है ना, ये सरयू नदी के तट पर है। राप्ती पे आपको बलरामपुर हुआ, गोरखपुर हुआ, ये दोनों आपको राप्ती नदी के तट पर मिलेंगे। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? यानी जो ये अयोध्या दिया है राप्ती, ये गलत है, अयोध्या सरयू नदी के तट पर। 49 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की नदियों को उनके उद्गम स्थल के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती? शारदा, गंडक, गोमती, यमुना। देखिए शारदा नदी हिमालयी नदी है, गंडक नदी हिमालयी नदी है, यमुना नदी हिमालयी नदी है, गोमती नदी ये मैदानी भागों से। अच्छा, हिमालयी नदियां 12 मासी होती है, इनमें आपको हमेशा पानी मिलेगा, क्योंकि ये हिमनद से आती है ना। और जो ये नहीं होती है ना, दक्षिणी भारत की नदियां हुई, ये गोमती हुई, ये सब 12 मासी नदी नहीं, क्योंकि ये बाढ़ के पानी डिपेंड होती है, इसलिए ये 12 मासी नहीं है।
तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी बारहमासी, तो हिमालयी नदियां जो है ना वो बारहमासी होती है, ठीक है। बाकी गोमती नदी निकलती कहाँ से, पीलीभीत के गोमत ताल या फुलहर झील से निकलती है, ध्यान रखना है। आज का आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर कह रहा है, 50 नंबर क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। दो कथन दिए हुए हैं, इन पे विचार करना है कि चंबल नदी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन यानी अवनालिका अपरदन करने वाली नदी है, तो बिल्कुल सही है, चंबल नदी ही सबसे ज्यादा अवनालिका अपरदन करती है, इसलिए बीहड़ का निर्माण करती है, ठीक। अब दूसरा कह रहा है कि इसके कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इटावा में बीहड़ों का निर्माण, दोनों सही है, क्योंकि ये तेज बहती है तो अवनालिका अपरदन करती है, इससे बीहड़ का निर्माण हुआ है। फिर कह रहा है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, तो देखिए दोनों कथन सही, दोनों कथन आपको सही देखने को मिलेंगे। भाई ये बीहड़ों का निर्माण भी करती है, ठीक है, बीहड़ का निर्माण भी करती है, और ये जो दिया है ना बीहड़ का निर्माण ये भी करती है, और ये अवनालिका अपरदन के लिए दिया है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन थे, बाकी कमेंट में आप बताएंगे क्लासेज आपको कैसी लगी, और चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कर दिया करें, ठीक है। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए ना तो उसमें बायो में लिंक दी हुई है, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।